नमस्कार साथियों, मैं लिखावट के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे आमंत्रित कवि सूर्यनाथ सिंह का मैं हार्दिक आमंत्रण और स्वागत करता हूं। हमारे साथ श्री मिथिलेश श्रीवास्तव, कवि, लेखक और लिखावट संस्था को लंबे अरसे से संयोजित करने वाले, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में सूर्यनाथ सिंह अपनी कविताएं पढ़ेंगे। मैं सूर्यनाथ सिंह का स्वागत करते हुए उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके साथ धन्यवाद साझा कर रहा हूं। सूर्यनाथ सिंह हिंदी के चर्चित लेखक, कवि, पत्रकार, आलोचक हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां प्रकाशित हैं। कुछ रंग बेनूर, धधक धधक धुआं, 2 कहानी संग्रह प्रकाशित है। चलती चाकी और नींद क्यों रात भर नहीं आती उपन्यास प्रकाशित है। सूर्यनाथ सिंह की छवि बाल कहानियों को लेकर बनी। शेर सिंह को मिली कहानी, तोड़ी कसम आई, बर्फ के आदमी, बिजली के खंभे जैसे लोग, ये बाल कहानियां हैं सूर्यनाथ सिंह की। इसके अतिरिक्त सूर्यनाथ सिंह ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद किया है। उनकी अनुदित पुस्तकों में आशापूर्णा देवी की श्रेष्ठ कहानियां, गाथा मफस्सिल देवेश राय, खोए का गुड्डा अवेंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, विजित कुमार दत्त की पुस्तक। इसके अलावा हाल ही में सूर्यनाथ सिंह के संपादन में उपेंद्र कुमार की कविताएं प्रकाशित हुई हैं। सूर्यनाथ सिंह कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपको हिंदी अकादमी का बाल एवं किशोर साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से आप नवाजे गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश संस्थान की यशपाल और प्रेमचंद पुरस्कार आपको मिला है। स्पंदन पुरस्कार भी आपको मिला है। हाल ही दिनों में बाल कहानियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पर सूर्यनाथ सिंह की ख्याति हिंदी में बाल कथाकार के रूप में है, लेकिन आप काफी वर्षों से जनसत्ता के एसोसिएट एडिटिंग पद से जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता ने ही आपको बाल कहानियों और बाल कविताओं के क्षेत्र में एक तरह से प्रवेश का रास्ता बनाया। सूर्यनाथ सिंह के परिचय में कुछ बातें जो मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं या कहना चाहता हूं, वह यह है कि कुछ बातें जो हमें सूर्यनाथ सिंह को प्रिय कथाकार के रूप में
सामने रखती है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि हम सब कहीं न कहीं गाँव से जुड़े रहे। हमारी स्मृतियों में गाँव है। हमने गाँव को छोड़कर शहर की ओर हम सब धीरे-धीरे पहुंच गए, लेकिन गाँव है कि वो हमारे अंदर अब भी बसा हुआ है और वो उसकी स्मृतियां, उसकी अच्छाइयां, उसकी कमियां भी, सब कुछ जैसे हमारे भीतर उमड़ता घुमड़ता रहता है। सूर्यनाथ सिंह की कहानियों में ये गांव पूरी तरह से दिखलाई पड़ता है। अगर हम ये कहें कि उनके 2 कहानी संग्रह में से तकरीबन 9 कहानियां गांव से जुड़ी है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गांव उनके कथाकार या कथा बिंदु में एक बहुत बड़ा डिपार्चर या प्रस्थान रखता है। एक किसान जैसे उनके अंदर बैठा हो और वो किसान, किसानी संस्कृति, किसानी सभ्यता, गांव की संस्कृति, ये पूरी तरह से उनके कहानियों में मौजूद रहती है। गांव वही नहीं है जो प्रेमचंद के यहाँ मौजूद है या रेणु के यहाँ मौजूद है, बल्कि सूर्यनाथ सिंह की कहानियों में जो गांव है वह 1990 के बाद का गांव है। एक ऐसा गांव जो तेज रफ्तार बदलाव में, विकास की आंधी में वह गांव बदल रहा है। अव्वल तो प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास को जब हम लोगों ने पढ़ा था तब भी हमने ये महसूस किया था, या रेणु की कहानियां हमने पढ़ी थी तब भी हमने महसूस की थी, या उनके मैला आंचल उपन्यास को पढ़ते हुए हमने महसूस किया था कि विकास गांव तक जा रहा है, उद्योग गांव को स्पर्श कर रहे हैं या वहां तक पहुंचने की जद्दोजहद में हैं और वो गांव बदल रहे हैं। लेकिन सूर्यनाथ सिंह के रचनाओं में गांव के बदलने की रफ्तार बहुत तेज है। गांव के उजड़ने की और नए सिरे से बसने की रफ्तार बहुत तेज है। गांव एक तरह से विस्थापन का शिकार हो रहा है। वहां उद्योग जा रहे हैं, इंडस्ट्री जा रही है, हाईवे जा रहा है और विकास के नाम पर वहां जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है। और मजेदार बात यह है कि गांव के नए युवा उस विकास की आंधी में शामिल होकर अपने पूर्वजों की खेती बाड़ी की संस्कृति को बेचने पर भी आमादा है। उन्हें लगता है कि हमारे पास एक पूंजी, इस जमीन को बेचने से एक नई पूंजी भी मिल जाएगी और हमारी दुनिया बदल जाएगी। तो इस तरह से सूर्यनाथ सिंह की कहानियों में एक औपनिवेशिक दौर से बाहर आकर एक उत्तर औपनिवेशिक दौर में जो वृद्ध पूंजीवाद का दबाव है, यानी एक ऐसी पूंजी जो उत्पादन में न लगकर उत्पादन से बाहर एक सर्विस के रूप में सामने आए और पूंजी से पूंजी का निर्माण हो, ऐसी चीजें
जब चारों तरफ समाज में बढ़ रही थी, उसको गांव और गांव के नए नवेले युवा स्वीकार कर रहे हैं, और उसकी वजह से गांव में एक तेज बदलाव दिखाई पड़ता है। ये सारी चीजें एक तरह से नए ढंग से ग्रामीण पृष्ठभूमि की कहानियां, सुरनाथ सिंह की कहानियों में हमें दिखाई पड़ता है। जातीय उत्पीड़न, हिंसा, गोलबंदी, सामंती और जमींदारी मानसिकता, ये सब चीजें तो पहले से कहानियों में मौजूद थी, जिसका कि अक्स यहाँ तक दिखाई पड़ता है। इन कहानियों में वो सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन पहाड़, नदी, जंगल, जमीन, सब उजड़ने की कहानी नए ढंग से सुरनाथ सिंह की कहानियों में आता है। और इनके उपन्यासों में भी, कल्की चाची में भी इन तमाम चीजों को हम देख सकते हैं। तो मैं इन्हीं सब अपनी संक्षिप्त परिचय के साथ सबसे पहले मिथिलेश श्रीवास्तव सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और लिखावट के मंच पर सुरनाथ सिंह का स्वागत करें। श्री मिथिलेश श्रीवास्तव। सर आप अनम्यूट करें। सर आप अनम्यूट करें। नमस्कार। अभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजकुमार जी को सुन रहे थे, जो आज के हमारे मेहमान कवि, बाल कवि सूर्यनाथ सिंह का परिचय दे रहे थे। सूर्यनाथ सिंह पत्रकार और साहित्यकार हैं। हम उनको बधाई देते हैं। अभी हाल ही में उनको बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी ने देने की घोषणा की है। अब आज हम बच्चों की कविताएं सुनेंगे। बच्चों के जीवन में कविताओं की अहम भूमिका है। बच्चे आपस में खेलते हैं, नाच गाना करते हैं, उछल कूद करते हैं, हंसते हंसाते हैं, झगड़ते हैं, प्रकृति में रहते हैं। प्रकृति में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर, सबसे उनका एक आत्मीय संबंध बनता है। जहाँ भी प्रकृति है, जहाँ भी लोग हैं, बच्चे अपनी दृष्टि से उन चीजों को देखते हैं और उनके देखे हुए को कविता में ढालने का काम हमारे बाल कवि सूर्यनाथ सिंह जी ने किया है। तो आज हम बच्चों के लिए सूर्यनाथ सिंह से कविताएं सुनेंगे और हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि वो कविताओं को सुन सकें और उससे उनका बचपन और समृद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सूर्यनाथ सिंह का स्वागत करता हूं और बच्चों को संबोधित करते हुए अपनी कविताएं वे सुनाएं, इसके लिए आमंत्रित करता हूं। सूर्यनाथ सिंह। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। आपने मुझे कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये रास्ता मैं लगभग छोड़ चुका था। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने याद दिलाया, और उस बहाने मैं अपनी कविताएं जो कहीं इधर उधर छपी हुई थी वो ढूंढ पाया। और लिखावट संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राजकुमार जी आभार। मैं कविताएं कुछ सुनाऊंगा, थोड़ी सी कविता पर भी बात करूंगा, लेकिन बच्चों से मैं खास करके एक कविता, पहले मैं एक कविता रामधारी सिंह दिनकर की सुनाना चाहता हूं बच्चों को, और उससे जुड़ा हुआ एक सच्चा प्रसंग जो मेरे जीवन में घटित हुआ है वो मैं सुनाना चाहता हूं। फिर बात को हम थोड़ा सा बाल कविता की स्थिति पर बात करेंगे, फिर मैं कविताएं सुनाऊंगा। तो इजाजत हो तो मैं शुरू करूं? जी। हाँ।
दिनकर जी की एक कविता जो जब हम लोग पढ़ते थे, आप लोगों को भी ध्यान होगा, तो हमारे यहाँ तो तीसरी कक्षा में एक कविता लगी थी, उसका शीर्षक था चांद का कुर्ता। वो कविता यूं थी, बच्चे, पता नहीं अब आपके बच्चों को वो कविता याद है कि नहीं याद है, ध्यान है कि नहीं, कुछ पाठ्य पुस्तकों में होगी तो पढ़े होंगे। तो मैं बच्चों को ये खास करके कविता सुनाना चाहता हूँ कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिगोला, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो ये बड़ी प्रसिद्ध कविता थी बच्चों के लिए, हमारे यहाँ तीसरी क्लास में लगी थी, और इसको हम लोग बड़े चाव से, और सब लगभग सब बच्चों को ये कविता रटी हुई थी। इसकी कथा यो है कि जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया, तो हमारे एक सहपाठी थे, उनसे परिचय हुआ, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया इस कविता को लेकर। वो रहने वाले, उनका घर तो है बनारस में, उनके दादाजी मजिस्ट्रेट होते थे, तो उनके दादाजी के मित्र होते थे दिनकर जी। तो दिनकर जी कभी किसी दिन बनारस आए थे, तो उनके दादाजी से मिलने के लिए उनके घर आ गए। घर आए, दादाजी शायद टहलने गए थे या कहीं गए थे, आने वाले थे। उनको आज की तरह का जमाना तो था नहीं कि मोबाइल पर सूचना देके आ जाए। तो ये हमारे जो मित्र हैं नित्यानंद राय, तो वो बैठ के पढ़ रहे थे बड़े से ड्राइंग रूम में। दिनकर जी आए, पूछा तो उन्होंने बताया कि दादाजी अभी बाहर है, आएंगे। तो बच्चे से बातचीत करने के क्रम में दिनकर जी ने पूछा कि क्या पढ़ रहे हो? कि मैं वो हिंदी का कुछ पाठ पढ़ रहा हूँ ऐसे। बोले अच्छा किताब दिखाइए अपनी। तो किताब दिखाई उन्होंने, तो दिनकर जी लेके और देखने लगे। उसमें शायद तीसरा पाठ था, इसमें वो उस किताब का ये तीसरा पाठ था तीसरी क्लास में। तो दिनकर जी ने कविता वो पढ़ी और कहा कि पेंसिल देना जरा। तो इन्होंने पेंसिल दी, तीसरी क्लास का बच्चा। तो उस किताब में उन्होंने अपनी कविता में करेक्शन किया, एक मात्रा की गलती थी, प्रूफ की गलती थी, उसको ठीक कर दिया पेंसिल से। बोले कि अब ये ठीक हो गया। तो इन्होंने, नित्यानंद ने किताब ऐसे छीनी दिनकर जी से, बोला अच्छा आपको बहुत ज्यादा पता है इस कविता के बारे में, इस किताब में छपा है तो वो सही है ना? है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो मैंने ठीक किया है तो वही सही है, इसमें गलत छप गया था किताब में। तो ये जिद पर अड़ गया, अच्छा आप बड़े काबिल हैं। तो अब इस बच्चे को क्या पता कि दिनकर जी हैं, और दिनकर जी हैं कौन सी चीज भाई, कितने बड़े कवि हैं, क्या है, और दादाजी के मित्र हैं तो ठीक है। तो जब दिनकर जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये कविता दरअसल मैंने ही लिखी है, तो नित्यानंद को थोड़ा सा झटका लगा कि अच्छा ये आदमी कुछ लगता है कि गड़बड़ है। तो वो बचपन में तो वो चीज ये हो गया। जब ग्रेजुएशन के टाइम में उनको ये किस्सा याद, तो वो किस्सा बार बार इस बात का सुनाते थे कि दिनकर जी ने मेरी किताब में अपनी कविता में जो प्रूफ की गलती थी वो ठीक की थी। तो कहने का अर्थ यह है कि बच्चे, जैसे हम लोग बच्चे थे, नहीं याद था कि किसने क्या कविता लिखी। रोज प्रार्थना होती थी कि वह शक्ति हमें दो दया निधे। किसी को नहीं पता कि कौन कवि है। कहानी पढ़ी, खूब उसको एंजॉय किया, उस कहानी को जिंदगी भर वो करते रहे। लेकिन बहुत बड़े हो जाने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि कविता किसने लिखी, कहानी किसने लिखी है, लेकिन वो उनमें है। तो बच्चों की जो कविता होती है, बच्चों के मन में उतर जाए, उनके दिमाग में बस जाए, उनके जुबान पर उतर जाए, वही कविता की सार्थकता है। कितना बड़ा कवि है होगा, है ना? तो बच्चे इस बात को वो नहीं लगा। हालांकि ये मेरे मोबाइल में वो किताब की किसी ने भेजी थी, फोटो खींच के, वो पुराने समय की किताब का है। तो मैं देख रहा था कि परिचय दिया हुआ बकायदा कि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कविता है।
लेकिन हमने कभी कोई नहीं ध्यान दिया। जब ग्रेजुएशन करने लगे और लगा कि हाँ रामधारी सिंह दिनकर, तब हमें लगा कि अच्छा वो जो कविता लिखी थी वो उन्होंने लिखी थी। तो बाल कविताओं का एक बड़ा ये है, बच्चे बच्चे आतंक में नहीं पढ़ते कि कितने बड़े कवि हैं, कितने बड़े लेखक हैं, उस आतंक में नहीं पढ़ते, रचना को रचना की तरह से। तो इसलिए एक बाल साहित्यकारों के साथ एक लाभ यह है कि वो सीधे रचना सीधे बच्चों तक पहुंचती है, आप नहीं पहुंचते। कई बार हमें अफसोस भी होता है कि जैसे हम बड़ों का साहित्य लिखते हैं और बड़ों के लिए कहानियां लिखी, उपन्यास लिखा, तो हमें तुरंत प्रतिक्रियाएं मिल जाती हैं। हम राजकुमार जी को भेजेंगे, मिथिलेश जी को भेजेंगे, उस पर उनकी प्रतिक्रिया सुनने को मिल जाएगी कि ये इसमें क्या क्या कमियां हैं या क्या खूबियां हैं, उस पर चर्चा हो भी जाती है। लेकिन वही जब हम बाल साहित्य कुछ लिखते हैं, हमारी कहानियां छपती हैं या कुछ पाठ्यक्रमों में भी लगी हैं, तो हमें बिल्कुल पता नहीं है कि बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है। हम बिल्कुल उस अपने जो हमारे जो बाल साहित्य के पाठक है, उससे बिल्कुल हमें कोई फीडबैक सीधे नहीं मिल पाता है। तो एक अफसोस रहता है। लेकिन जब अगर कभी कहीं ऐसी किसी कार्यशाला में या किसी गोष्ठी में गए जहां बच्चे हैं और वो अगर रिकॉग्नाइज करते हैं कि अच्छा वो कहानी तो आपकी लिखी हुई है, तो वो जो खुशी होती है वो अपरंपार होती है कि बच्चे के, इसका मतलब कि हमारी रचना बच्चे तक पहुंची है। तो और देखिए, अब हम थोड़ा सा मुश्किलें क्या है बाल साहित्य के साथ, उस पर भी थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। बाल साहित्य को लेके अब आजकल क्या हुआ है कि हमारे साहित्यकार मित्रों ने बाल साहित्य को और बड़े साहित्य को बिल्कुल अलग कर लिया है, और बल्कि खेमे खेमे बने हुए नजर आते हैं कि अच्छा बाल साहित्यकारों को अलग रखो, बड़े के साहित्यकारों। लेकिन ऐसा विभाजन तो नहीं था भाई, कभी पहले तो नहीं था, आजादी से पहले तो नहीं देखने को मिला कि बाल साहित्य। इसीलिए बड़े रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी ना बाल कविता, सर्वेश्वर सक्सेना ने लिखी ना बाल कविता, अनेक कवि हैं जिन्होंने लिखी और बाल कहानियां लिखी। बड़े 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 उपन्यासकारों और कथाकारों ने कहानियां लिखी है, बाल उनके बकायदा संग्रह है। तो ऐसा नहीं है, पहले विभाजन नहीं था, ये जब से विभाजन हुआ है तो उसकी वजह ये है। हम और तरह तरह की चर्चाएं होती कि बाल साहित्य शुरू कब हुआ। अरे शुरू हुआ जब से मनुष्य पैदा हुआ है, तब से ही बाल साहित्य चल रहा है। आप बहुत सारा जो लोक में बाल साहित्य है, बाल गीत है, जिनको खेल गीत है, हम लोग आप याद करिए कि जब हम खेलते थे तो बहुत सारे गीत गाते थे, है ना। अब अक्कड़ बक्कड़ बब्बे बो 80 90 पूरे 100, कौन कवि है भाई। और ये आज भी चलती है कविता, बच्चे खेलते हुए गाते हैं, है ना। और वो एक बढ़ई का खूटा वाली कि बढ़ई बढ़ई खूटा चीरो, खूटे में दाल है, का खाऊं का पीऊं का ले परदेश जाऊं। ये पूरा इसको बड़े चाव से बच्चे, चाहे वो शहर के हो गांव के हो, सुनते हैं। और हर भाषा में मुझे लगता है कि लोकल में आप मैथिली में भी सुन सकते हैं, भोजपुरी में भी सुन सकते हैं, अवधी में भी सुन सकते हैं, है ना। और एक रहे क्या और एक रहे फत्ते, वो जो तीन दोस्तों की कहानी है। तो ये सब लोक से निकली हुई चीजें हैं। और बच्चों को जैसे शिशु गीत है, चंदा मामा आ रे आओ, भोजपुरी में गाते हैं, चंदा मामा आ रे आओ पारे आओ, सोने की कटोरिया में दूध भात लेते आओ, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, और ऐसे करके फिर उसको खिलाते थे। तो इस तरह के सोते हुए के गीत थे, तो लोक में से चला आ रहा है। और हमारे यहाँ तो हमारा देश तो सदा से कहानियों का देश रहा है। मतलब उसका कोई वो पीरियड नहीं पता है कि कब से कहानियां लिखी जा रही। और यहाँ जो बाल कहानियां या लोक कथाएं जो सुनाई जाती थी, उसमें कोई बच्चे और बड़े का, हम जो कहानी सुनते थे वही बूढ़े बुजुर्ग भी उतना ही हम भी आनंदित हो रहे हैं। जो बहुत छोटे थे वही लोक कथाएं सुनाई जाती थी, हम भी उतने आनंदित हो रहे हैं जितने बड़े बड़े बूढ़े आनंदित हो रहे हैं। और वही सब कहानियां जो है ग्रिम बंधु और वो क्या कहते हैं क्रिश्चियन एंडरसन वगैरह,
उठा के ले गए और वहाँ फेरी टेल्स के नाम से छपवाया और पॉपुलर हुआ। तो इसलिए इस खांचे में डाल देना कि बाल साहित्य और बड़ा साहित्य अलग अलग है। कई बार प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां आपके पंच परमेश्वर को आप बाल साहित्य में सोच के थोड़े लिखा उन्होंने, तो बड़े का साहित्य है। जी ईदगाह चर्चित कहानी, ईदगाह है। तो ये सब कहानियां अब बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, हमने खांचे में बांध दिया। और बाल साहित्य, मैं खास करके बाल कविताओं के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि असल में हुआ क्या है कि जब से ये सोशल मीडिया और शिक्षा दीक्षा का इलेक्ट्रॉनिकीकरण हुआ है, तब से कविताओं का मिजाज बहुत ही फार्मूलाबद्ध हो गया। और कि हम खेल गीत लिखेंगे, बच्चे कैंप पर जा रहे हैं तो कैंप के लिए क्या गीत होना चाहिए, कोई उत्सव हो रहा है 15 अगस्त का या 26 जनवरी का या दिवाली का या तो ये सब टारगेट बना के बच्चों के लिए गीत लिखे जा रहे, कविताएं लिखी जा रही, सीख देने के लिए कि हम बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए गीत लिखे जा रहे। फिर मतलब तरह तरह के शिक्षा देने के लिए जो जितने भी गीत लिखे गए हैं, जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं, उनका प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ता है। और आप बच्चे से पूछ लीजिए, किसी को भी याद नहीं। तो बच्चों की कविता आखिर होती क्या है? उसमें ध्वनियां हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। अब इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। तो इस तरह से बच्चे ध्वनियों, शब्दों से खेल और एक जो लयात्मकता है वो उनको छूती है। उसके अर्थ खुल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके भीतर और उतरेगी। नहीं तो खाली लय और शब्दों से कविताएं उतर जाती हैं उनके भीतर। लेकिन तो ऐसे बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे सर्वेश्वर दयाल की सक्सेना, जिस पर वो गुलजार ने गीत भी लिख दिया। इब्न बतूता पहन के जूता जा पहुंचे जापान में, कुछ हवा क्या मुंह में घुस गई, कुछ हवा कान में। हाँ, ये सर्वेश्वर दयाल की कविता है, बच्चे बड़े आनंद से पढ़ते थे। ऐसी अनेक कविताएं। तो जब आप बच्चों को, अच्छा एक और तर्क दिया जाता है कि बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए लिखें तो वो जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। मनोविज्ञान वगैरह सब बच्चे का, हम भी बच्चे से ही बड़े हुए हैं। मनोविज्ञान कुल मिला के कविता का मिजाज उसकी मेरे हिसाब से एक तो सीख देने वाला साहित्य बच्चों को लिखा नहीं जाना चाहिए। मैं उसका खास तौर पर विरोधी हूँ। बच्चे को आप सीख क्या दे रहे हैं? आज का बच्चा जो है, आप उसको क्या सिखाएंगे? वो हमको सिखाने वाला है। तीसरी क्लास के बच्चे से आप बात करिए, बहुत सारे बच्चे हमसे बहुत होशियार हैं। कई जगह हम कार्यशालाओं में जाते हैं तो वो बच्चों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आज के बच्चे बड़े मैच्योर हैं, उनके साथ में इतने सारे संसाधन है और इतनी सारी चीजें, इतनी सारी जानकारियां। वो राजनीति भी समझते हैं, वो सामाजिक विसंगतियों को भी समझते हैं, और शिक्षा संबंधी कुछ जो बहसें हैं उनको भी जानते हैं, और पाठ्यक्रम की चीजें तो जानते ही जानते हैं। तो आज का बच्चा बड़ा मैच्योर है। उसके लिए जो कविता लिखी जाएगी, आप सीख देने के लिए लिखेंगे कि सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, बड़ों का आदर करो, उसके लिए कोई मतलब नहीं इसमें कविता लिखने की। कुछ कविताएं मैंने मिथिलेश जी के आदेश पर और उनकी प्रेरणा से मैंने अपनी कुछ लिखी हुई कविताएं जुटाई हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसको बच्चों के लिए पढ़ दूं। थोड़ी सी एकदम ये शिशु गीत जैसे नहीं है, थोड़े से बड़े बच्चे जो हो जाते हैं समझदार, जो कविता का अर्थ समझने लगते हैं, उनके लिए है। तो वो आप ये समझ लें कि 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं, या उस तरह से जो कविता का अर्थ भी समझते हैं, तो उस तरह की ये कविताएं हैं, बिल्कुल शिशु गीत नहीं है। किशोर साहित्य में किशोर बच्चों के लिए। हाँ, मेरा लिखा हुआ लगभग इसी एज ग्रुप के बच्चों के लिए, 12वीं तक के बच्चों के लिए, 6ठी से 12वीं तक के बच्चे का जो एज ग्रुप होता है, किशोर हो रहे बच्चे या किशोर बच्चों के लिए ही है, जो कि कविता का अर्थ समझ सकते हैं। तो ऐसी कुछ कविताएं हैं। पहली कविता, क्योंकि सर्दी शुरू होने वाली है
तो पहली कविता मैं सुना रहा हूं, सर्दी आई। सर्दी आई छाया कोहरा, छिपा लिया सूरज ने चेहरा। दादी बैठी दांत बजाए, हर घंटे बस चाय मंगाए। दादाजी के दांत नहीं, पर देखो मूंगफली मंगवाए। गोलू जी तो मस्त घूमते, पूरे घर में उधम मचाते। ठंड बढ़ी तो बढ़ गई छुट्टी, बाथरूम से कर ली कुट्टी। 4 दिनों से मुंह ना धोया, बात करे तो गंध आए। फिर मम्मी को गुस्सा आया, गोली फिर मम्मी को गुस्सा आया, गोलू जी को दे धमकाया। गोलू बोले ठंड बड़ी है, मम्मी बोली देख छड़ी है। गोलू जी गुस्से में आए, स्वेटर पहन के खूब नहाए। दूसरी कविता है लखनेसर का मेला। मेले होते हैं गांव में, वैसे ही कोई जगह लखनेसर, जगहों के नाम इसी तरह के होते हैं। ये थोड़ी सी आज आप जोड़ेंगे तो आज के वातावरण, राजनीतिक आर्थिक वातावरण से भी जुड़ेगी कविता। लखनेसर का मेला। देख तमाशा लब्बर झब्बर लखनेसर का मेला। यहाँ बिलौटा रबड़ी बांटे, बंदर बांटे केला। शहद कटोरी भालू बांटे, मांगे एक न धेला। लूट मची है जिधर देखिए, मचा है रेलम पेला। देख तमाशा लब्बर झब्बर लखनेसर का मेला। कौए कीर्तनिया मंडल में। कौए कीर्तनिया मंडल में ढोल बजाता हाथी। स्वामी शेर शेषाद्री उनके प्रवचनकारी साथी। भेड़ बकरियां सुनने वाले करते ठेलम ठेला। देख तमाशा लब्बर झब्बर लखनेसर का मेला। इसमें थोड़ा विरोधाभासी चीजें हैं, हाथी ढोल बजाना और शेर जो है प्रवचनकारी संत की तरह है। तो कौए कीर्तनिया मंडल में ढोल बजाता हाथी। स्वामी शेर शेषाद्री उनके प्रवचनकारी साथी। भेड़ बकरियां सुनने वाले करते ठेलम ठेला। देख तमाशा लब्बर झब्बर लखनेसर का मेला। मूषक दल के मल्ल युद्ध में मेढक मुगदर भांजे। ताली पीट रही गिलहरियां खाते पीते खाजे। कहां कहां से कैसे कैसे जीवों का यह रेला। देख तमाशा लब्बर झब्बर लखनेसर का मेला। सारे बड़े खिलाड़ी सबके अपने अपने खेल। तमाशबीन को रिझा रहे पर रखते जरा न मेल। देखो बड़ा जमेला भैया, देखो बड़ा झमेला। देख तमाशा लब्बर झब्बर लखनेसर का मेला। अब एक कविता है, थोड़ा सा कुटिले अंदाज में है, ऐसे ही मजा लेते हुए बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो समझेंगे। लेटे लेटे यूं ही सोचा, यूं करते हैं। यूं करने से यूं होगा, फिर यूं करते यूं भी होगा। फिर होगा यूं कि यूं बनेगा काम। लोग कहेंगे यूं की देखो, यूं करते हैं काम। यूं करने से दुनिया भर में यूं होता है नाम। यूं सोचकर शुरू किया, फिर यूं ही करना काम। यूं किया फिर यूं किया, यूं करते यूं हुआ कि घर में हुआ धड़ाम। तब यूं समझा यूं ही कुछ भी कर जाने का, यूं ही होता अंजाम। अब एक कविता है, थोड़ा सा ये भी ध्वन्यात्मक है और इसको आज के वातावरण से, आजकल के बच्चे वातावरण से जोड़ के कविताएं समझ लेते हैं। तो एक कविता है, ऐसे वीर छकौड़ी लाल। छकौड़ी लाल। आग लगे तो गोला दागे, ऐसे वीर छकौड़ी लाल। आग लगे तो गोला दागे, ऐसे वीर छकौड़ी लाल। चोर चखाकर मक्खन मिश्री लूट ले गए सारा माल। ऐसे वीर छकौड़ी लाल। दूर देश के जादूगर ने गुब्बारों से किया कमाल। आसमान में रोशनियों का रच डाला कुछ ऐसा जाल। चमचम चमकी बस्ती सारी, खो गई लहलह धरती प्यारी। राजभवन के कंगूरे से देख हो रहे खूब निहाल। ऐसे वीर छकौड़ी लाल।
मूछ तान के फिरते रहते, कहते देखो मेरा काम, कहां कहां से ढूंढ के लाया खुशियों के इतने सरजाम। रोज बुलाते घर मेहमान, उनको देते इज्जत मान, आओ भगत में कमी न रखते, बेच दिया सब लोटा थाल, ऐसे वीर छकौड़ी लाल। अब थोड़ी सी छोटे बच्चों के लिए। गोल गोल चित्तीदार रोटी, गोल गोल चित्तीदार रोटी, तवे पर पलटी लपटों में लोटी, कागज सी पतली भी गत्ते सी मोटी, गोल गोल चित्तीदार रोटी। नानी ने सेकी, नानी ने सेकी तो अम्मा ने खाई, अम्मा ने सेकी तो हमने भी खाई, पर टोपी वाले साहब को बिल्कुल न भाई। उनको तो भाती बस मुंह फुली रोटी, उनको तो भाती बस मुंह फुली रोटी, लाल लाल गोल गोल गद्देदार रोटी। रोटी की भी पीठ होती है, रोटी का भी होता पेट, जैसी रोटी साहब की वैसा उनका पेट। अपनी रोटी रूखी सूखी, सूखा अपना पेट, अपनी तो सूखी पर मजेदार रोटी, गोल गोल चित्तीदार रोटी। अब एक और छोटे छोटे बच्चों के लिए कविता, थोड़े से छोटे बच्चों के लिए। नानू पहुंची नानी के घर, नानू पहुंची नानी के घर, नानी हुई निहाल, शाम ढले तो खाया पिया, रात में किया धमाल। सुबह देर तक सोई नानू, उठ के भागी आम बगान, नमक लगा के छक्के खाए, कट कट करके कच्चे आम। शाम हुई तो घर को लौटी, थक के हुई निढाल, बोली नानी अब सोऊंगी, मुंह पर चादर डाल। नानी ने जब रोटी दी तो नानू करे बहाना, पेट भरा है नानी मेरा, मुझको कुछ ना खाना। हंसकर बोली नानी बेटे पढ़ा न मुझको पट्टे, खाके कच्चे आम तुम्हारे दांत हो गए खट्टे। ये तो एक तरह से शिशु गीत जैसा है, गबरू। इस तर्ज पर बहुत सारे गीत है। एक था गबरू खाता था गप गप, मोटा था इतना चलता था धप धप, करता न गबरू बात कभी प्यार से, डरते थे सारे ही गबरू की मार से। एक दिन गबरू पहुंचा बाजार में, खाई जलेबियां छक्के उधार में, गबरू ने रिक्शा बुलाया था चौक से, बैठ गया कूद के रिक्शे पे शौक से। फट फट गया रिक्शे का पहिया भड़ाम से, गिर गया गबरू नीचे धड़ाम से। अब और एक दो कविताएं छोटे बच्चों के लिए, बिल्कुल छोटे भाई, छोटे बच्चे जो होते हैं। चूहे भाई तुम क्यों इतने सत्यानाशी, चूहे भाई तुम क्यों इतने सत्यानाशी, पुस्तक कुतर कुतर खा जाते, करते हो बदमाशी। रोटी दूध मलाई खाते, सेहत अपनी खूब बनाते, आता देख दूर से तुमको बिल्ले जी बिल में घुस जाते। वैसे ही छिपकली को लेके है। छिपकली जी इतना क्यों शर्माती हैं, आहट मिलते ही थोड़ा भी भाग कहाँ छिप जाती हैं। मच्छर मक्खी कीट पतंगे देख जीभ लपकाती हैं, हम जैसा ही आप नहीं क्यों टॉफी बिस्किट खाती हैं। अब एक आखिरी कविता, ये भी थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए, और ये भी थोड़ा सा मजा लेने के अंदाज में है। वो आए तो वो भी आए, साथ में अपने वो ले आए, हमने घर में वो मचाया, सुन के उनका वो घबराया। वो बोले मत वो करना, लेकिन हमने कब वो माना। वो करके खूब वो खाया, लेकिन पेट में वो हो आया। कई बार वो भी कराए, वो खाया तो वो हो पाए। अच्छा, कई बार वो भी कर आए, मगर वो खाया तो वो हो पाए। ये आखिरी कविता मेरे ख्याल से
कुछ काम की कविताएं थी, बच्चों को शायद आनंद आए सुन के, बाकी आप निर्णय करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कविता सुनाने का मौका देने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत उम्दा कविता आपने सुनाई, हमें भी आनंद आया। जाहिर सी बात है कि बच्चे पढ़ेंगे और सुनेंगे तो उन्हें भी आनंद आएगा। आपने ठीक ही कहा कि कुछ बच्चों की कविताओं में कुछ ध्वन्यात्मकता होती है और उस ध्वनन से एक तरह से आनंद की सृष्टि होती है और वो आनंद उन कविताओं में ध्वनन से बन रही थी। लय, तुक, छंद बच्चों के हिसाब से जो कविताओं में आनी चाहिए वो सब मुकम्मल थी और निश्चित तौर पर ये कविताएं बच्चों को बेहद पसंद आएगी। अब मैं मिथिलेश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और इन कविताओं के बारे में कुछ बातें अपनी शेयर करें। धन्यवाद राजकुमार जी। देखिए, हम लोग कविता करते रहे हैं, लेकिन जो बच्चों के लिए जो कविताएं हैं उन पर हमने अब तक ध्यान नहीं दिया था। ऐसा नहीं है कि बाल कविताओं पर दुनिया का ध्यान नहीं है, यहाँ हमने कभी ऐसा किया नहीं था, लेकिन अचानक लगा कि बाल कविताएं और बाल बच्चों के लिए लिखने वाले कवि, साहित्यकार उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि वयस्कों के लिए लिखे जाने वाले साहित्य। तो आज जो सूर्यनाथ जी ने कविताएं सुने हैं वो उसमें बच्चों के वो सारे उद्यम इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रकृति भी है और जीव जंतु भी है और उनका एक संबंध बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के सामने एक ये दुनिया एक रहस्य की तरह होती है जो धीरे धीरे खुलती है। एक रोटी का जिक्र है, रोटी वाली कविता है। ये रोटी वाली कविता भी बच्चों की नजर से ही देखी गई है, हालांकि उसमें एक बहुत बड़ा आर्थिक पक्ष भी है कि पेट जैसी रोटी के पेट जैसे पेट होता है, वैसे ही खाए पिए घाय लोगों का पेट होता है। तो इसमें तंज भी है, बाल कविताओं में तंज भी है। और जो सूर्यनाथ जी ने कहा कि ये बाल कविता कोई आज की चीज नहीं है, वो तो पूरे लोक संस्कृति से निकली हुई चीजें हैं जो बाल कविता में आई हैं। तो सूर्यनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई और हम कोशिश करेंगे कि ये कविताएं बच्चों तक पहुंचे। अब बच्चों तक कैसे पहुंचेगा उसके बारे में हम सब लोग मिल के सोचेंगे। और फिलहाल तो ये ऑनलाइन कविताएं हो गई और ऑनलाइन चीजें लोग खोज के ढूंढ के पढ़ते लिखते हैं। हम लोग भी सर्च इंजन से जाते ही हैं चीजों को खोजने। तो आज बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई बाल कविता पर और सूर्यनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई जो मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छी लगेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सूर्यनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में राजकुमार जी का जो आज इस प्रोग्राम में आप लोगों ने शिरकत की और आगे भी आप लोग शिरकत करें इस उम्मीद के साथ